नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। छोटी माँ की असलियत। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। मेरा एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ। तुम मेरी जिंदगी में आए, या यूं हूं कि तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गई। तुम्हारी नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, मेरा मन पुलकित हो उठा। लेकिन मुझे डर लगा कि कहीं तुम मेरा तिरस्कार न कर दो, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। लोग आते, मुझे देखते, नाक भौं सिकोड़ते और बिना कुछ कहे चले जाते। मैं लोगों से तिरस्कृत होकर अपमानित महसूस करती। जीवन के सीलन भरे अंधेरों में भटकते, कभी यहां टकराती, कभी वहां। कभी यहां चोट लगती तो कभी वहां। चोट खाते खाते हृदय क्षत विक्षत हो गया था। दम घुटने लगा था मेरा। जीने की चाह ही नहीं रह गई थी। मैं ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास खोता जा रहा था। वैसे मुझ में आत्मविश्वास था ही कहां। वह तो मेरी मां के जाने पर उनके साथ चला गया था। वे बहुत प्यार करती थी मुझे। उनकी मीठी आवाज में लोरी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती थी। मैं परी थी, राजकुमारी थी उनके लिए। पता नहीं वे मुझ जैसी साधारण रूपरंग वाली सामान्य सी लड़की में कहां से खूबियां ढूंढ लेती थीं। मगर मेरे पास यह सुख बहुत कम समय रहा। मैं जब 5 वर्ष की थी, मेरी मां मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। फिर अगले बरस ही घर में मेरी छोटी मां आ गई। उन्हें पाकर मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो मुझे फिर से मां मिल गई। वे बहुत सुंदर थीं। शायद इसी सुंदरता के वश में आ गए थे मेरे बाबूजी। मगर सुंदरता में बसा था विकराल स्वभाव। अपनी शादी के दौरान पूरे समय छोटी मां मुझे अपने साथ चिपकाए रही, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि छोटी मां भी मुझे मेरी अपनी मां की तरह प्यार करेंगी। लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आई। छोटी सी उम्र में ही मेरे दिल ने मुझे चेता दिया कि खबरदार, खतरा। मगर यह खतरा क्या था, यह मेरी समझ में नहीं आया। सबके सामने तो छोटी मां दिखाती थी कि वे मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे अच्छे कपड़े और वे सारी चीजें मिलती थीं जो हर छोटे बच्चे को मिलती हैं, पर केवल लोगों को दिखाने के लिए। यह कोई नहीं समझ पा रहा था कि मैं प्यार के लिए तरस रही हूं और छोटी मां के दोगले व्यवहार से सहमी हुई हूं। सुंदर दिखने वाली छोटी मां जब दिल दहलाने वाली बातें कहती तो मैं कांप जाती। वे दूसरों के सामने तो शहद में घुली बातें करती, पर अकेले में उतनी ही कड़वाहट होती थी उनकी बातों में। उनकी हर बात में यही बात दोहराई जाती थी कि मैं इतनी बदनसीब हूं कि बचपन में ही मां को खा गई, और मैं इतनी बदसूरत हूं कि किसी को भी अच्छी नहीं लग सकती। उस समय उनकी बात और कुटिल मुस्कान का मुझे अर्थ समझ में नहीं आता था। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे समझ में आने लगा। मगर मेरा दुख बांटने वाला कोई न था। मैं किससे कहूं और क्या कहूं। मेरे पिता भी अब मेरे नहीं रह गए थे। वे पहले भी मुझसे बहुत जुड़े हुए नहीं थे, पर अब तो उनसे जैसे नाता ही टूट गया था। मैं जब युवा हुई तो मैंने देखा कि दुनिया बड़ी रंगीन है। चारों तरफ सुंदरता है, खुशियां हैं, आजादी है और मौज मस्ती है। पर मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं लड़कों से दूर रहती। अड़ोस पड़ोस के लोग घर में आते तो मुझसे नौकरानी सा व्यवहार करते, मेरी हंसी उड़ाते। अब आगे मैं कुछ न कहूंगी। कहने के लिए है ही क्या। मैं पूरी तरह अंतर्मुखी, डरपोक और कायर बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं, न हर अंधेरी रात की एक सुनहरी सुबह होती है। सुनहरी सुबह मेरी जिंदगी में भी तब आई जब तुम बहार बनकर मेरी वीरान जिंदगी में आए।
तुम्हारी वह नजर, मैं कैसे भूल जाऊं उसे। मुझे देखते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ गई थी, वह जैसे मुझे एक नई जिंदगी दे गई। याद है मुझे वह दिन जब तुम किसी काम से मेरे घर आए थे। काम तुरंत पूरा न होने के कारण तुम्हें अगले दिन भी हमारे घर रुक जाना पड़ा था। उन 2 दिनों में जब कभी हमारी नजरें टकरा जाती या पानी या चाय देते समय जरा भी उंगलियां छू जाती तो मेरा तनमन रोमांचित हो उठता। मेरी जिंदगी में उत्साह की नई लहर दौड़ गई थी। फिर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी घट गया और तुम हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में आ गए। एक लंबी तपस्या जैसे सफल हो गई। छोटी माँ ने अनजाने में ही मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उन्हें लगा होगा बिना दहेज के इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है और यह अनचाही बला जितनी जल्दी घर से निकल जाए उतना अच्छा। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाकर ही मुझे पता चला कि तुम दफ्तर जाकर कलम घिसने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र के बहुत बड़ी हस्ती हो। तुम्हारा आलीशान मकान तो किसी फिल्म के सेट से कम नहीं था। नौकर चाकर ऐशो आराम की कमी नहीं थी। मैं तो जैसे 7वें आसमान में पहुंच गई थी। फिर भी मेरे दिमाग में वही संदेह, इतने बड़े आदमी होकर तुमने मुझे क्यों चुना। मेरी जिंदगी में कई अविस्मरणीय घटनाएं घटीं। अलौकिक आनंद के पल भी आए। जब भी तुम्हें कोई सफलता मिलती तुम मुझे अपनी बाहों में भर लेते और सीने से लगा लेते। उस स्पर्श की सुकोमलता तथा तुम्हारी आंखों में लहराता प्यार का सागर और तुम्हारे नम होठों की नरमी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। ऐसे मधुर क्षणों में मुझे अपने पर गर्व होता, पर दूसरे ही पल मन में यह शंका शूल सी चुभती कि क्या मैं इस सुख के काबिल हूं। तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों। जब कभी मैंने अपने इन विचारों को तुम्हारे सामने प्रकट किया, तुम्हारे होठों पर वही निश्चल हंसी आ जाती जिसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। फिर मैं सब कुछ भूलकर तुम्हारे प्यार में खो जाती। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए तुम कहते, तुम नहीं जानती कि तुम क्या हो। अब रही सुंदरता की बात, तो मुझे रैंप पर कैटवॉक करती विश्व सुंदरी नहीं चाहिए। मुझे जो सुंदरता चाहिए वह तुम में है। एक बात कहूं, तुमने मुझे अपना कर मुझे वह सम्मान दिया है जो किसी को विरले ही मिलता है। मगर एक प्रश्न है मेरा, हाँ मुझे मालूम है। अब तुम यह पूछोगी न कि तुम तो दावा करते हो कि मैं तुम्हें पहली ही नजर में भा गई। मगर पहली ही नजर में तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला? यही है न तुम्हारा प्रश्न। तुमने मेरी आंखों में झांकते हुए शरारत भरी हंसी के साथ कहा तो मुझे मानना ही पड़ा कि तुम सुंदरता ही नहीं लोगों के दिलों के भी पारखी हो। तुमने मुझे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तो सुनो। तुमने यह प्रश्न कई बार मुझसे कहे अनकहे शब्दों में पूछा, मगर हर बार मैं हंसकर टाल गया। आज जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूं मूलतया मैं वैसा नहीं हूं। मुझे डर था कि कहीं एक अनाथ जानकर तुम मुझसे दूर न हो जाओ। मैंने जब से होश संभाला अपने आप को एक अनाथाश्रम में पाया। सभी अनाथाश्रम फिल्मों या कहानियों जैसे नहीं होते। इस अनाथाश्रम की स्थापना एक ऐसे दंपति ने की थी जिन्हें ढलती उम्र में एक पुत्र पैदा हुआ था और वह बेशुमार दौलत और ऐशो आराम पाकर बुरी संगत में पड़ गया था। वह जिस तरह दोनों हाथों से रुपया लुटाता था और ऐश करता था, उसी तरह उसे दोनों हाथों से ढेरों बीमारियां भी बटोरनी पड़ी। शादी ब्याह कर अपना घर बसाने की उम्र में वह इनका घर उजाड़कर चल बसा। वे कुछ समय तक तो इस झटके को सह नहीं पाए और गहरे अवसाद में चले गए। पर अचानक एक दिन उनके घर के आंगन में मैं उन्हें मिल गया तो मेरी देखभाल करते हुए उन्हें जैसे अचानक यह बोध हुआ कि इस दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो माता पिता के प्यार और सही मार्गदर्शन के अभाव में या तो सड़कों पर भीख मांगते हैं या गलत राह पर चल पड़ते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि उनके पास जो अपार धन दौलत है उसका सदुपयोग होना चाहिए।
फिर उन्होंने एक ऐसे आदर्श अनाथाश्रम की स्थापना की जहां मुझ जैसे अनाथ बच्चों को घर की शीतल छाया ही नहीं, माँ बाप का प्यार भी मिलता है। मैंने ड्रेस डिजाइनिंग में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की। उसके बाद एक दोस्त के आग्रह पर उसके काम से जुड़ गया। दोस्त पैसा लगाता है और मैं उसके व्यापार को कार्यान्वित करता हूं। तुम तो जानती ही हो कि इस क्षेत्र में कितनी होड़ लगी रहती है। इसके लिए पैसे तो चाहिए ही, पर पैसों से ज्यादा अहमियत है एक क्रिएटिव माइंड की, और मेरे मित्र को इसके लिए मुझ पर भरोसा ही नहीं, गर्व भी है। और मेरी इस खूबी का खाद पानी यानी जान तुम ही हो। तुमने मेरी नाक को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा तो मुझे अपने आप पर गर्व ही नहीं हुआ, मानसिक शांति भी मिली। तुमने आगे कहना जारी रखा, मगर तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा अवगुण है जो मुझे बहुत खटकता है। क्या? मेरा गला सूख गया। आत्मविश्वास की कमी। तुम जो हो अपने आप को उससे कम समझती हो। मैंने लाख कोशिश की पर तुम मन के इस भाव से उबर नहीं पा रही हो। यह सब सुनकर मैं अपने आप पर इतराने लगी थी। मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की ऐसी खुशकिस्मत पत्नी हूं जिसका पति उसे बहुत प्यार करता है और मान सम्मान देता है। मैं और भी लगन से तुम्हारे प्रति समर्पित हो गई। तुम रात रात भर जागते तो मैं भी तुम्हारे रंगीन कल्पनालोक में तुम्हारे साथ साथ विचरण करती। तुम जब अपने सपनों को स्केचेज के रूप में कागज पर रखते तो मुझे दिखाते और मेरे सुझाव मांगते तो मुझे बहुत खुशी होती और मैं अपनी बुद्धि को पैनी बनाते हुए सुझाव भी देती। लेकिन जैसा हर कलाकार होता है, तुम भी बड़े संवेदनशील हो। अपनी छोटी सी असफलता भी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी आंखों की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जी जान से तुम्हें खुश करने की कोशिश करती और तुम सचमुच छोटे बच्चे की तरह मेरे आगोश में आकर अपना हर गम भूल जाते। फिर नए उत्साह और जोश के साथ नए सिरे से उस काम को करते और सफलता प्राप्त करके ही दम लेते। तब मुझे बड़ी खुशी होती और गर्व होता अपने आप पर। धीरे धीरे मेरा यह गर्व घमंड में बदलने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे मैं एक अभिमानी और सिरफिरी नारी बनती गई। मुझे लगने लगा था कि ये सारी औरतें जो धन दौलत रूपयौवन आदि सब कुछ रखती हैं, वे सब मेरे सामने तुच्छ हैं। उन्हें अपने पतियों का प्यार पाना या उन्हें अपने वश में रखना आता ही नहीं है। मेरा यह घमंड मेरे हाव भाव और बातचीत में भी छलकने लगा था। जो लोग मुझसे बड़े प्यार और अपनेपन से मिलते थे, वे अब औपचारिकता निभाने लगे थे। उनकी बातचीत में शुष्कता और बनावटीपन साफ दिखता था। मुझे गुस्सा आता। मुझे लगता कि ये औरतें जलती हैं, मुझसे खुद तो नाकाम हैं, पति का प्यार पाने में और मेरी सफलता इन्हें चुभती है। इनके धन दौलत और रुपयौवन का क्या फायदा? उसी समय हमारी जिंदगी में अनुराग आ गया, हमारे प्यार की निशानी। तब जिंदगी में जैसे एक संपूर्णता आ गई। मैं बहुत खुश तो थी, पर दिल के किसी एक कोने में एक बात चुभ रही थी। कहीं प्रसव के बाद मेरा शरीर बेडौल हो गया तो? मैं सुंदरी तो नहीं थी, पर मुझ में जो थोड़ा बहुत आकर्षण है वह भी खो गया तो? पता नहीं कहां से एक असुरक्षा की भावना मेरे मन में कुलबुलाने लगी। एक बार शक या डर का बीज मन में पड़ जाता है तो वह महावृक्ष बनकर मानता है। मेरे मन में बार बार यह विचार आता कि तुम्हारा वास्ता तो सुंदर सुंदर लड़कियों से पड़ता है। तुम रोज नए नए लोगों से मिलते हो, कहीं तुम मुझसे ऊबकर दूर न हो जाओ। मैं तुम्हारे बिना अपने बारे में कुछ सोच भी नहीं सकती थी। अब मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखने लगी। तुम कहां खा जाते हो, किस किस से मिलते हो, क्या क्या करते हो, यानी तुम्हारी छोटी से छोटी बात मुझे पता होती थी। इसके लिए मुझे कई पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था। अब मैं दिन रात अपने आप में कुढ़ती रहती। जब भी सुंदर और कामयाब स्त्रियां तुम्हारे आसपास होती
तो मैं ईर्ष्या की आग में जलती। तब कोई न कोई कड़वी बात मेरे मुंह से निकलती जो सारे माहौल को खराब कर देती। यहां तक कि घर में भी छिटपुट वाद विवाद और चिड़चिड़ापन वातावरण को गर्मा देता। मेरे अंदर जलती आग की आंच तुम तक पहुंच तो गई, पर तुम नहीं समझ पाए कि इसका असली कारण क्या था। तुम्हारी भलमानसी को मैं क्या कहूं कि तुम अपनी तरफ से घर में शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करते रहे। तुम समझते रहे कि घर में छोटे बच्चे का आना ही मेरे चिड़चिड़ेपन का कारण है। उसे मैं संभाल नहीं पा रही हूं। उसकी देखभाल की अतिरिक्त जिम्मेदारी के कारण मैं थक जाती हूं, इसीलिए मेरा व्यवहार इतना रूखा और चिड़चिड़ा हो गया है। तुम्हें अपने पर ग्लानि होने लगी कि तुम मुझे और बच्चे को इतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए। आज तुम्हारे सामने एक बात स्वीकारने में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। भले ही मेरी नादानी पर तुम जी खोलकर हंस लो या नाराज हो जाओ। अगर तुम नाराज भी हो गए तो मैं तुमसे क्षमा मांगकर तुम्हें मना लूंगी। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। सच कहूं, मेरी आंखें खोलने का सारा श्रेय मेरी सहेली सुरुचि को जाता है। जानते हो कल क्या हुआ था? मुझे अचानक तेज सिरदर्द हो गया था, लेकिन वास्तव में मुझे कोई सिरदर्द विरदर्द नहीं था। मैं अंदर ही अंदर जलन की ज्वाला में जल रही थी। यह बीमारी तो मुझे कई दिनों से हो गई थी, जिसका तुम्हें आभास तक नहीं है। वो भी कैसे? तुम्हें उल्टा सीधा सोचना जो आता नहीं है। मगर सुरुचि को बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था। कल शाम मुझे अकेली माथे पर बल डाले बैठी देख वह मेरे पास आकर बैठते हुए बोली, मैं जानती हूं कि तुम यहां अकेली बैठकर क्या कर रही हो। मैं कई दिनों से तुमसे कहना चाह रही थी, मगर मैं जानती हूं कि तुम बहुत संवेदनशील हो, और दूसरी बात मुझे आशा थी कि तुम समझदार हो और अपने परिवार का बुरा भला देर-सवेर स्वयं समझ जाओगी। मगर अब मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। तुम जो कुछ भी कर रही हो न वह बिल्कुल गलत है। अपने मन को वश में रखना सीखो। लोगों को सही पहचानना सीखो। तुम्हारा सारा ध्यान अपने पति के इर्द गिर्द घूमती चकाचौंध कर देने वाली लड़कियों पर है। उनकी भड़कीली चमक के कारण तुम्हें अपने पति का असली रूप भी नजर नहीं आ रहा है। अरे एक बार स्वच्छ मन से उनकी आंखों में झांक कर देखो, वहां तुम्हारे लिए हिलोरे लेता प्यार नजर आएगा। तुम पुरु भाई साहब को तो जानती ही हो, वे इतने रंगीन मिजाज हैं कि रंगरेलियों का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वही क्यों? इस ग्लैमर की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे माहौल में तुम्हारे पति ऐसे लोगों से बिल्कुल अलग हैं। पुरु भाई साहब की बीवी बेचारी मीना कितनी दुखी होगी अपने पति के इस रंगीन मिजाज को लेकर। सबके बीच कितनी अपमानित महसूस करती होगी। किससे कहे वह अपना दुख? तुम जानती नहीं हो कि कितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जलते हैं। पुरु भाई साहब जैसे लोग जब उन्हें गलत कामों के लिए उकसाते हैं, तब जानती हो वे क्या कहते हैं? देखो, घर के स्वादिष्ट भोजन को छोड़कर मैं सड़क की जूठी पत्तलों पर मुंह मारना पसंद नहीं करता। मेरी पत्नी मेरी सर्वस्व है। वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे साथ आई है और अपना सर्वस्व मुझ पर निछावर करती है। उसकी खुशी मेरी खुशी में है। वह मेरे दुख से दुखी होकर आंसू बहाती है। ऐसी पत्नी को मैं धोखा नहीं दे सकता। वह मेरी प्रेरणा है। मेरी और मेरे परिवार की खुशहाली उसी के हाथों में है। फिर सुरुचि ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें तो ऐसे पति को पाकर निहाल हो जाना चाहिए और अपने आप को धन्य समझना चाहिए। उसकी इन बातों से मुझे अपने आप पर ग्लानि हुई। उसके गले लगकर मैं इतनी रोई कि मेरे मन का सारा मैल धुल गया और मुझे असीम शांति मिली। मुझे ऐसा लगा जैसे धूप में भटकते राही को ठंडी छाव मिल गई।
मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारे सामने समर्पण करना चाहती हूँ। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपनी इस भटकी हुई पुजारिन को अपनाते हो या ठुकरा देते हो। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।